कि टेक्नोलॉजी में हम लोग कभी कभी ये भी देखते हैं, और जो मैंने चेक मीटर की बात की है, यदि कहीं पर भी इस तरह की शिकायत आती है तो हम लोग चेक मीटर लगवा कर, और कहीं इस तरह का हो तो उसका समाधान भी होता है। किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, और किसानों के लिए ट्यूबवेल के लिए निःशुल्क बिजली देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। लगातार हम लोग परिवार के साथ, जो अपनी कर्मचारी यूनियन है, जितने परिषद बने हुए उनके साथ बैठकर हम लोग बात भी कर रहे हैं, और सरकार का प्रयास है कि हम समाधान की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2026 के अंदर हम लोग ये पूरे शहर को इन घने तारों से निजात दिला पाएंगे। तो विकसित यूपी बैठक में हम उत्तर प्रदेश के विकास को बेहद करीब से जान रहे हैं, बेहद करीब से समझ रहे हैं कि कैसे यूपी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से कारगर साबित हो रही हैं। लेकिन ऐसे में एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा सेक्टर जो हर तरफ रोशनी फैलाता है, ऊर्जा फैलाता है, उस पर चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब पिछले कई सालों में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बिजली की समस्या थी, लेकिन अब यूपी सरकार का संकल्प है गांव-गांव बिजली को पहुंचाना। अब उसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या कुछ सरकारी योजनाएं हैं और कैसे उन्हें धरातल पर लागू किया जाएगा, और आगे आने वाले वक्त में इस क्षेत्र को लेकर क्या कुछ सरकार का रोड मैप है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी का, और तक चैनल्स के ब्यूरो हेड कुमार अभिषेक जी का। तो विकसित यूपी के इस बैठक में स्वागत करिए सोमेंद्र तोमर जी का, जो कि ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। इसी मेरठ दक्षिण से आते हैं, 2 बार के विधायक हैं और छात्र जीवन से बेहद ही संघर्षशील रहे हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे और अब ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। तो ऊर्जा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे, कह सकते हैं कि अगर सरकार के प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है तो ऊर्जा है। स्वागत है मंत्री जी आपका। जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मेरठ में मैं यूपी तक का हृदय से स्वागत करता हूं। तो मंत्री जी शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिजली 24 घंटे ये एक ऐसा नारा था जो कि चुनाव में सबसे ज़्यादा चला। मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो हमेशा बिजली की बात करते हैं। तो क्या 24 घंटे बिजली आप दे रहे हैं, सभी जगहों पर बिजली पहुंच रहा है, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ और मैं गांव में रहता था, और मुझे याद है कि 7 दिन बिजली दिन में आती थी और 8 घंटे बिजली आया करती थी, और उसमें भी आती कम और जाने की ज़्यादा वो रहती थी। लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके सहयोग से लगातार बिजली के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, यदि मैं मेरठ की भी बात करूं, तो कई मजरे ऐसे थे 2017 तक जहां तक उन गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन 2017 के बाद लगातार हमने उन गांवों तक बिजली पहुंचाई है। लगभग 2.25 लाख ऐसे घर हैं जहां तक बिजली पहुंची है, मजरे हैं जिनमें बिजली पहुंची है, और 24 घंटे बिजली हम लोग अपने शहरी क्षेत्र को दे रहे हैं वैसे। लेकिन जब बिजली की बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी, जो समस्या, वो बिजली से ही सुनने में भी आती है। आपको भी इसकी शिकायतें मिलती होंगी। लोगों के मीटर तेज चलते हैं, स्मार्ट मीटर का विरोध होता है, निजीकरण का विरोध है। आप देख रहे हैं कि बिजली की बात तक तो ठीक है, लेकिन समस्याएं आपको लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं, विकराल हैं आपके सामने? देखिए, हम लोगों ने हम लोग को जिस तरह की हम लोग आए 2017 में, तो हम लोगों ने देखा कि जो लाइनें हैं, यानी केबलों के माध्यम से, कहीं खंबे नहीं थे, लाइनें खींची हुई थी, यानी वो बांस बल्लियों पे इस तरह से गए हुए थे। लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से भी और रिवैम्प स्कीम में हम लोगों ने काम किए हैं। लेकिन आपने कहा कि बिजली सबसे बड़ा चैलेंज है, तो हम लोग आज यदि मैं बात करूं बिजली की, तो जिस तरह से भोजन और पानी की आवश्यकता है, उसी तरह से जीवन में लोगों के उपयोग के लिए बिजली की आवश्यकता है।
और उसी दिशा में बिजली के क्षेत्र में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बड़ी तेज़ी के साथ काम करा। और हम लोग जब आप स्मार्ट मीटर की बात करें तो देखिए कहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कहीं कोई फॉल्ट यदि आता है तो हमने उसके लिए भी विकल्प दिए हैं कि कहीं कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पे शिकायत कीजिए, आपको तुरंत उसका हम लोग रीचेक मीटर भी और सारी चीज़ें वो कराते हैं, चेक कराते हैं उसे, कहीं कोई समस्या तो उसे समाधान करते हैं। तो क्या स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर ये दोनों आप लेकर के आ रहे हैं? क्या ये बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने होंगे लोगों को? देखिए वास्तव में स्मार्ट होने की आवश्यकता, इसी तरह से मीटर भी स्मार्ट हो। हम स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, और उसमें भी हम लोग का यही प्रयास है कि कहीं भी किसी तरह की, क्योंकि कई कंपनियों से अलग अलग सरकार के माध्यम से कहीं कोई समस्या ना हो, और स्मार्ट मीटर के माध्यम से हम लोग नई टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप भी सुनते होंगे कि हमारा मीटर तेज चल रहा है, ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमारा घर बंद है लेकिन हमारा बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह की शिकायतें आपको लगता नहीं है कि लोगों की जेन्युइन कंसर्न है और ये शायद एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं? देखिए मैंने पहले ही निवेदन किया कि टेक्नोलॉजी में हम लोग कभी कभी ये भी देखते हैं, और जो मैंने चेक मीटर की बात की है, यदि कहीं पर भी इस तरह की शिकायत आती है तो हम लोग चेक मीटर लगवा कर, और कहीं इस तरह का हो तो उसका समाधान भी होता है। जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो बिजली फ्री पूरे देश में अगर देखें तो चुनावी वादा है। यहाँ तक कि बिहार में भी मैंने देखा 125 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली में भी 200 यूनिट बिजली फ्री। आपकी जो सरकार है वो बिजली फ्री की बात करती है लेकिन सोलर के जरिए कर रही है। प्रधानमंत्री का जो योजना है हर घर बिजली योजना, तो क्या आपको लग रहा है कि बिजली फ्री का जो कंसेप्ट है ये उत्तर प्रदेश में भी है लेकिन सोलर के जरिए रहेगा? और क्या आने वाले चुनाव में आप लोग भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बिजली फ्री या कुछ यूनिट बिजली फ्री जैसी चीज़ें करेंगे? देखिए फिलहाल अभी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें हम बिजली फ्री की बात करें, लेकिन हम लोग इतना निवेदन जरूर कर रहे हैं और आग्रह भी सभी से कर रहे हैं कि हम लोग सोलर पैनल्स लगवाएं। और हम लोगों ने शुरुआत भी की है। यदि मैं मेरठ में कहूँ तो मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो, हमारा विश्वविद्यालय हो, वो पूरी तरह से सोलराइज हुआ है। जितनी भी शिक्षण संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं, हम लोग का प्रयास है कि वो सब सोलराइज हों, सोलर पैनल पर हों, और उसी दिशा में। और उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद भी मैं किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, और किसानों के लिए ट्यूबवेल के लिए निःशुल्क बिजली देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। तो क्या सोलर के जरिए आपको लगता है कि बिजली निःशुल्क होगी बहुतों के लिए? देखिए उत्तर प्रदेश में सोलर सबसे तेजी के साथ, सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर सोलर के क्षेत्र में अब काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। हम कुछ सवाल की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल और है। बिजली विभाग में इस वक्त बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो प्रोटेस्ट हो रहा है कर्मचारियों की छटनी का। आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, कहा जा रहा है कि उनकी बहुत बड़ी तादाद में छटनी होगी। लखनऊ में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी दिखाई दिया है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन है? आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे उनको? देखिए बड़ा परिवार है, लगातार हम लोग परिवार के साथ जो अपनी कर्मचारी यूनियन है, जितने परिषद बने हुए उनके साथ बैठकर हम लोग बात भी कर रहे हैं, और सरकार का प्रयास है कि हम समाधान की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, हमारे साथ हमारे बहुत सहयोगी भी मौजूद हैं। पुष्पेन जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके मेरठ के ही हैं, तो मेरठ को लेकर के क्या योजनाएं हम जानेंगे। लेकिन पुष्पेन जी अगर माइक जरा पुष्पेन जी को दीजिए। पुष्पेन जी, मेरठ में आप भी हैं, आपके सामने मंत्री जी भी हैं, कोई सवाल मेरठ के लिए? पहले तो कुमार भाई आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए साधुवाद कि आपने मेरठ का चयन किया। तो ऐसे लगने लगा जैसे मिनी राजधानी में तो हम आ ही गए ना। लखनऊ एक राजधानी है, मिनी राजधानी हो गई। अभी कमल जी ने भी बहुत अच्छा बोला था। और भाई सोमेन से कैसे क्या शिकायत करूं? नहीं, शिकायत नहीं, पर जब कोई अपना आदमी बहुत अच्छे काम करता है ना तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही है। पहले गांव में बेचारा एक आदमी इसलिए जागता था कि लाइट आए तो वो पानी देने चला जाए। और मैं गया भी चुनाव में पूछा तो सुबह सुबह वो सो रहा। मैंने कहा भी सुबह सो रहे हो? कह रहा जी रात भर जगह पानी बिजली नहीं आई। तो ये स्थितियाँ थी, इसमें कोई शक नहीं है। कमल भाई भी जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या स्थिति थी।
पर हमारी अपेक्षाएं ना बढ़ गई सुमित भाई, और ख़ासतौर पर इसलिए कि ये मंत्रालय आपको मिल गया। सारी बातों के बावजूद दो चीज़ों में शिकायत है और अपेक्षा भी है कि आप उसे कैसे देखेंगे। एक तो ये हुआ था कि भाई तारें नहीं रहेंगी और सारे शहर में से तार हटा दी जाएंगी। आज भी अगर हम पुराने शहर में जाएं या शहर के बहुत सारे हिस्सों में जाते हैं तो तारे वहाँ से निकलते हुए इसलिए डर लगता है कि इन तारों में कैसे होगा, कई लोगों के दरवाज़ों की खिड़कियाँ नहीं खुलती, कहीं वो दरवाजे से टच हो रहे हैं, एसी के जो बाहर आउटलेट लगे हैं उनसे वो तार टच होके जा रहा है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और सुमित तोमर इसका क्या जवाब देंगे मैं जानना चाहूँगा, और कब हम तारों के फ्री, खंभों के फ्री मेरठ को देख पाएंगे और इसे लगेगा कि हाँ भाई एक लखनऊ जैसे शहर में सही में राजधानी बन गया। बताइए मंत्री जी। देखिए, वास्तव में जब पुष्पेंद्र जी भाई साहब हमारे अभिभावक हैं और मैं तो छात्र राजनीति के समय से ही भाई साहब का आशीर्वाद मुझे मिला है, लेकिन जब मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ पश्चिम की राजधानी कही जाती है। लेकिन मेरठ की जो बसावट है, क्योंकि पुराना शहर है, लगातार हम लोग पंच केबल के माध्यम से जहां भी इस तरह के घने आबादी में इस तारों की समस्या है वहां पर पंच केबल डल रहे हैं। और अभी तो हम लोगों ने जो प्रमुख सड़कें हैं अभी सीएम ग्रिड के माध्यम से वो सारी स्मार्ट सड़कें बन रही है, वहाँ पर कोई सारी अंडरग्राउंड केबलिंग, सारी स्मार्ट रोड बनाई जा रही है। लेकिन जो शहर की आबादी वाला हिस्सा है उसमें भी लगातार काम चल रहा है, फेज वाइज काम चल रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2026 के अंदर हम लोग ये पूरे शहर को इन घने तारों से निजात दिला पाएंगे। तो इन्होंने एक डेडलाइन दे दी है, एक डेट तय कर दिया है 2026, ज़्यादा वक्त नहीं है। उस्मान जी हमारे सहयोगी हैं, मेरठ से कवर करते हैं। उस्मान जी का भी सवाल लेते हैं कि मेरठ और उसके आसपास चूंकि खुद बिजली ऊर्जा राज्य मंत्री बैठे हैं। उस्मान जी। सर, मैं सुमेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि अभी जो मेरठ में सबसे ज़्यादा परेशानी और विरोध है वो स्मार्ट मीटर को लेकर के है। लोगों के स्मार्ट मीटर की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। और वहीं जो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि मेरठ जो पुराना शहर है उसमें बिजली के तार ऐसे हो गए हैं कि वहाँ ऐसा लगता है कि कभी भी और जो कोई हादसा हो जाए तो शायद पूरे के पूरे तार जल के गिर जाएं। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी स्मार्ट मीटर की जो लोगों के अंदर शिकायतें हैं कि मीटर तेज़ चलता है, जैसे बहुत सारी हमने खबरें की कि जो पुराना मीटर लगा हुआ था उसमें कम रीडिंग आती थी, लेकिन स्मार्ट मीटर लगते ही वो बहुत ज़्यादा उसकी रीडिंग हो गई। उसके लिए आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लोग उसको लगवाएं और आगे आए उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस्मान भैया, जहाँ कुछ लोगों को दिक्कत भी है और सिंडिकेट बनाकर कुछ लोग, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती थी जो कभी बिल नहीं देती थी। कुछ लोग भ्रांति भी फैला रहे हैं, लेकिन सरकार आने के बाद ऐसे पूरे सिंडिकेट को ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। स्मार्ट मीटर के लिए मैंने पहले ही कहा है कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट तरीके से है सिर्फ, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। लगातार जहां भी शिकायत आ रही है चेक मीटर के माध्यम से उनका समाधान हो रहा है। और मैंने पहले ही आग्रह किया है कि 2026 के अंदर ही हम लोग जहां भी घने तारों की बात है उन्हें हम लोग दूर कराएंगे उस समस्या को। कृष्ण गोपाल जी हैं हमारे बरेली से और वो भी एक सवाल लेंगे आपसे। कृष्ण गोपाल जी। हाँ सुमेंद्र जी, एक सवाल है मेरा कि जैसे पहले कहा गया था कि 2022 तक ये जो वायर्स हैं, जो ऊपर बिजली के तार हैं जिनका आपने कहा कि जगह जगह जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं, इसको अंडरग्राउंड करने का लक्ष्य था, वो कब तक आप पूरा कर पाएंगे और इसमें विलंब हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है? देखिए, अभी यदि मैं पहले कहूँ तो आजमगढ़ के अंदर एक ये प्रयोग हुआ था अंडरग्राउंड केबलिंग का, लेकिन कुछ समय बाद ही वहाँ पर, ये 2017 से पहले की बात है, समाजवादी पार्टी सरकार में आजमगढ़ के अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग की गई। लेकिन अभी उस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं थी। लेकिन अभी स्मार्ट रोड जो बन रही है उसमें हम लोग, क्योंकि इतना स्पेस हम लोग को मिल जाए जिससे कि उनकी रिपेयरिंग भी हो सकती हो, इसलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है। और लगातार हम लोग, मैंने कहा जिस तरह से स्मार्ट रोड हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग अंडरग्राउंड केबलिंग ही की जा रही है। कुछ हम बच्चों के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट में हाँ। पूछ। सर्वप्रथम तो मैं ये बधाई भी दूंगा सोमेंद्र जी को कि मेरठ में 33/11 के बिजली घर 2017 के बाद लगभग 35-40 बने। मैं औद्योगिक पार्क जब बागपत रोड पे बनाने गया तो एक भी बिजली घर नहीं था, वर्तमान में 3 है। बस मेरा एक छोटा विषय है, जहाँ आपका शिक्षण संस्थान भी है, गेजा रोड है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में
औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, उस इकाई की जो एक प्रॉब्लम है उसको मोदी नगर से लाइन बना के लानी पड़ती है, तब 24 घंटे बिजली उसको मिल पाती है, जिसकी कीमत लगभग उस कनेक्शन को प्राप्त करने में 1-1.5 करोड़ रुपया लगती है। अगर वहाँ 33/11 का एक बिजली घर उस रोड पर बन जाए जो उद्यमियों को आपूर्ति दे पाए। अभी पूर्व में मैंने जिलाधिकारी से आग्रह किया था, तो उन्होंने एक जगह का 2930 मीटर का एक भूखंड हमको दे दिया है बिजली घर के लिए, और वो आप लोगों को हैंडओवर कर दिया गया है MDPVNL को। अगर थोड़ा उसमें आपका मार्गदर्शन और उसमें थोड़ा अवेयरनेस हो जाएगा तो एक 33/11 का अगर वहाँ बिजली घर बन जाता है तो लगभग वर्तमान में 50 इंडस्ट्री हैं, भविष्य में 500 इंडस्ट्री होने की वहाँ संभावना है। देखिए, वैसे तो हम लोगों ने जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनके लिए हम लोग अलग फीडर की व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कमल जी भाई साहब आप ये मत कहना, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मैंने 33/11 के लिए और मोहद्दीनपुर क्षेत्र के लिए ही एक बिजली केंद्र के लिए ही मैंने लिखा है, और यहाँ से प्रशासन से उसके लिए डिटेल्स भी मांगी है। सरकारी ज़मीन या जहाँ भी हमें ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो डिटेल्स हमारी चली गई है यहाँ से। इसके साथ साथ जब कमल जी भाई साहब ने कहा है तो हम लोग इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी उसी क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं, और ये पहली टाउनशिप है जो मेरठ के अंदर बन रही है, पूरे प्रदेश की पहली टाउनशिप है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि सामने उनके ही क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी हैं। तो अपना नाम बताइए, अपना शिक्षण संस्थान और सवाल। Myself Manu Chaudhary, I am pursuing in BJMC department from IIMT University. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, हम लोगों ने जो पुरानी जितने भी इस तरह के केंद्र बने हुए तो पहले तो उन्हें व्यवस्थित किया है। इसके अलावा अनपरा में भी हम लोगों ने नया केंद्र बनाकर वहाँ पर नई उत्पादन इकाई लगाई गई है, और नए केंद्रों के लिए भी लगातार सरकार की इस तरफ से हम लोगों ने कई यूनिट्स अनपरा के अंदर हम लोगों के आगे बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ सोलर के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बड़े केंद्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ी यूनिट्स इस तरह की वहाँ पर लगी हैं हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा तो ग्रीवांसेस लोगों के ही आते होंगे आपके पास, क्योंकि बिजली को लेकर के शिकायतें बहुत होती हैं। तो शिकायतों को लेकर आपने ग्रीवांस सेल भी बना रखा है, लेकिन लगता है कि आप लोगों को संतुष्ट करने में सफल हुए हैं, हो रहे हैं? देखिए, जब कोई भी हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब उसमें खामियां भी आती हैं तो लगातार, लेकिन हम उन्हें दूर करने के साथ साथ अपने जितने भी उपभोक्ता हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हुए और उसके माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से इस तरह के जहां भी फीडबैक मिलते हैं उस पर काम करते हैं हम लोग। एक और बात है कि जब से 2017 के बाद से मुझे नहीं लगता है कि बिजली के दाम बढ़े हैं। बिजली के दाम लगभग कांस्टेंट हैं। हर बार होता है कि इस बार बिजली के पर यूनिट बिजली के दाम बढ़ेंगे, और बार बार लोगों के सर पर ये मंडराता रहता है कि कहाँ एक तरफ बिजली फ्री की बात हो रही है और बिजली, तो क्या आप ये अश्योर करेंगे कि बिजली के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे? अब तो चुनावी साल भी आने वाला है। देखिए, हम लोग चुनाव के लिए नहीं, लेकिन अभी भी कहीं कोई ऐसी दर बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की योजना नहीं है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ ये नियामक आयोग के अंडर में है। नियामक आयोग तो हर बार रेकमेंड कर रहा है, लेकिन आयोग के उसमें ही पूरी व्यवस्था चलती है, लेकिन सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ये माना जाए कि उत्पादन में आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, या फिर अभी जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अलग अलग जगह बिजली का ट्रांसमिशन में लगी हैं, तो क्या ये बिजली का प्राइवेटाइजेशन आपके एजेंडे में है? देखिए, अभी ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, मैंने पहले ही निवेदन किया है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि आज देश में सबसे ज़्यादा बिजली सप्लाई करने वाला यदि कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। हम लोगों ने महाराष्ट्र से भी ज़्यादा बिजली सप्लाई उत्तर प्रदेश के अंदर की है हम लोगों ने। तो प्राइवेटाइजेशन की कोई आपकी प्लानिंग नहीं है? अभी इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो इसी बात पर सड़कों पर हैं कि सरकार बड़ा सिस्टमेटिकली प्राइवेटाइज कर रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है। जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये एक तरीके से आउटसोर्स कर रही है। तो उनके भीतर जो एक आशंका है, जो भय है, आपको लगता नहीं है कि जायज़ है, और उनकी आशंकाओं को आप कैसे खारिज करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी बोला है कि किसी भी कर्मचारी का कोई अहित नहीं होगा
और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। तो माना जाए कि कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि अभी लखनऊ में आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है, कल भी बहुत बड़े तादाद में प्रोटेस्ट हुआ। ऐसे लोग जिनका कहना है कि हम लोगों ने आउटसोर्स एम्प्लॉय के तौर पे काम किया, कोरोना के वक्त से काम किया, लेकिन हमारे ऊपर तो तलवार लटक रही है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के नेता हैं और सदन में जो बात कही जाती है, जब नेता सदन ने वो बात कह दी है तो मुझे लगता है उसके बाद कुछ बचता नहीं। कुछ नहीं बचता। तो ये बताइए कि बतौर ऊर्जा राज्य मंत्री आप इस प्रदेश को क्या आश्वस्त करेंगे? देखिए हम लोग का प्रयास है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली पहुंचाएं हम लोग। और जिस तरह से हमारा ये भी प्रयास है कि हम लोग स्वयं आत्मनिर्भर बनते हुए हम लोग अपने प्रदेश के अंदर ही बिजली को उत्पादन भी करें और सप्लाई भी करें। आप चूंकि खुद मेरठ से आते हैं और मेरठ लगभग आप पश्चिम की राजधानी भी कहते हैं, और मेरठ जो है वो लगभग एनसीआर से बिल्कुल सटा हुआ है। रैपिड रेल 45-50 मिनट में आप दिल्ली और नोएडा पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सुदूर पूरब में है, जो बुंदेलखंड के ललितपुर में कोई बैठा है, कोई सोनभद्र में है, तो क्या जो सुविधाएं आप इस इलाके में उम्मीद करते हैं बिजली, क्या आप वहां पहुंचा पाएंगे, पहुंचा पा रहे हैं? देखिए हम लोग की जो सरकार है ना, हम लोग जिस विचारधारा से हैं, हम लोग कुछ क्षेत्रों के लिए काम नहीं करते, कुछ जिलों के लिए काम नहीं करते। हम लोग प्रदेश में हैं तो पूरे प्रदेश के लिए काम करते हैं। आज आप मेरठ में जैसा विकास दिखाई देगा तो आपको गोरखपुर और उसके पास मिर्जापुर जाएंगे तो वहाँ भी आपको विकास दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि 4 ही जिलों को हमें सिर्फ सीमित करना है, हम लोग पूरे प्रदेश के लिए सोचते हैं और पूरे प्रदेश में एक ही योजना लागू हो, यही योगी आदित्यनाथ जी की योजना है। चलिए अब चलते चलते एक पॉलिटिकल सवाल भी आपसे ले लें कि मेरठ ऐसा इलाका, क्षेत्र कह लीजिए जहां पर बीजेपी को इस बार बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के चुनाव भी अब खत्म हो गए और अब चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही है। क्या लगता है, आपको लगता है कि क्योंकि पार्लियामेंट तो आप लोग हारे हैं, 2024 का पार्लियामेंट देखा जाए तो बबल बना और फूट गया और सपा ने आप लोगों को पछाड़ दिया, आपको क्या लगता है कि अब 27 आप जीतेंगे? देखिए विपक्ष ने जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई और भ्रमित करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को किया, लेकिन सभी समझे। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा असमानताएं नहीं है, यानी समानताएं आपस में हैं। और मुझे विश्वास है कि विपक्ष इस बार 3 डिजिट में नहीं रह पाएगा। योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 2017 से ज़्यादा सीटें इस बार लेकर आएंगे। तो बहुत शुक्रिया सोमेन जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बिजली को लेकर के और विकसित यूपी पर अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ थे सोमेन जी और अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर।